बैक। मैं मनजीत चौधरी, सेंटर एंड पब्लिक स्कूल अजीतगढ़। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का। चैप्टर का नाम था आवर्तबीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इस चैप्टर को जब अपन ने स्टार्ट किया था तो हमने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था चैप्टर का। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जनन क्या होता है, जनन के प्रकार क्या होते हैं। वहां पर हमने ये पढ़ा था कि जनन के लिए जब अपन पढ़ रहे थे तो परिभाषा में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा जैविक प्रक्रम जिसके अंदर एक जीव क्या करता है, अपने समान छोटे जीवों या नए जीवों को जन्म देता है। उन छोटे या नए जीव जो थे उनको हमने कहा था संतति। फिर हमने ये कहा था कि जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक। यहाँ पर हमने अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों पढ़े। फिर उसके बाद में हमने दोनों जनन के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, दोनों के बीच के जो बेसिक डिफरेंस थे वो पढ़े। उसके बाद में हमने पढ़ा था आवर्तबीजी पादपों में जनन स्टार्ट किया था और वहां पर हमने आवर्तबीजी जो पादप थे उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान लिया था। आवर्तबीजी पादप कौन से थे? आवर्तबीजी पादप वे थे जिनका बीज जो होता है वो फल द्वारा आवृत रहता है। फिर हमने ये कहा था कि आवर्तबीजी पादप जो होते हैं उनकी मुख्य पादप काय जो होती है वो होती है बीजाणुउद्भिद। मुख्य पादप पीढ़ी जो होती है वो बीजाणुउद्भिद होती है और हम सभी जानते हैं कि बीजाणुउद्भिद पीढ़ी जो होती है वो द्विगुणित होती है। उसके बाद में हमने ये कहा था कि इनके बीजाणुउद्भिद पीढ़ी जो होती है उस पर बनती है युग्मकोद्भिद पीढ़ी। युग्मकोद्भिद मानी युग्मों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण, और युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। ये यहां तक अपन पढ़ चुके थे। अब इससे आगे पिछले वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो आवर्तबीजी पादपों में भी जनन कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का ही होगा। आवर्तबीजी पादपों में जनन वही दो प्रकार होंगे। कौन कौन से? पहला होगा अलैंगिक जनन, दूसरा कौन सा था? लैंगिक जनन। जैसा कि सभी जीवों में होता है दो प्रकार का जनन, पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कौन सा होता है? एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में, यानी युग्मकों का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई बात नहीं, लेकिन युग्मकों का निर्माण हो या ना हो, अगर हो तो भी उसके अंदर युग्मकों का संलयन जो होगा वो होगा अनुपस्थित। तो हमने ये कहा था कि एकल जनक युग्मक निर्माण अथवा उसकी अनुपस्थिति में युग्मक संलयन के बिना, और युग्मक संलयन को हम क्या कहते हैं? निषेचन। तो निषेचन की अनुपस्थिति में अगर जनन करता है तब हमने उसको क्या कहा था? अलैंगिक जनन कहा था। और लैंगिक जनन के लिए हमने क्या कहा था कि दो विपरीत लिंग वाले जीव, दो विपरीत लिंग वाले जीव युग्मक निर्माण भी करेंगे और उन युग्मकों का संलयन भी करेंगे और उसके बाद में युग्मक निर्माण और संलयन द्वारा क्या बनाएंगे? नई संतति का निर्माण करेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन। पहली हेडिंग लगाएंगे पर आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसमें? आवर्तबीजी पादपों में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो अलैंगिक जनन जब हम कल पढ़ रहे थे तब हमने ये कहा था कि अलैंगिक जनन में क्या होगा? एकल जनक भाग लेगा, युग्मक निर्माण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, युग्मकों का संलयन सदैव अनुपस्थित होगा। कुछ विशेष चीजें वहां पर, दो चीजें अपन ने कही थी। एक तो ये कि इसके द्वारा जो संतति बनती है उसको अपन क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन से जो संतति बनती है उसको अपन क्या कहते हैं? क्लोन। और क्लोन की विशेषता हमने क्या बताई थी? क्लोन की विशेषता हमने ये बताई थी कि क्लोन जो होते हैं वो आकारिकीय रूप से, यानी बाहर से जो दिख रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली आकारिक रूप से, और आनुवंशिक रूप से अपने जनक के बिल्कुल क्या होते हैं? सेम होते हैं, एग्जैक्ट फोटोकॉपी ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, ये हमने कहा था। एक और चीज हमने ये कही थी कि अलैंगिक जनन जो होता है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होता है। अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होता है और इस अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति के कारण ही इसे असंग जनन भी कहते हैं।
असंजनन, इंग्लिश में कहते हैं एपोमिक्सिस। अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति के कारण और युग्मक संलयन की अनुपस्थिति के कारण अलैंगिक जनन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, असंजनन भी कहते हैं। तो आवर्तबीजीकों के अलैंगिक जनन में हम कहेंगे कि आवर्तबीजी पादपों के अलैंगिक जनन में क्या होगा, बिना युग्मकों के निर्माण और संलयन के क्या होगा, नए जीव का निर्माण होगा। और हम ये कहते हैं कि अलैंगिक जनन जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, असंजनन, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इसलिए क्योंकि इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और युग्मकों का संलयन नहीं होता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन किन किन विधियों द्वारा संपन्न होता है, किन किन प्रकारों द्वारा संपन्न होता है। तो अलैंगिक जनन आवर्तबीजियों में दो प्रकार का होता है। पहला तो आवर्तबीजियों में जनन कितने प्रकार का होगा, दो। कौन कौन सा, अलैंगिक और दूसरा लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन भी, पहला अलैंगिक जनन जो था उसमें भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन में अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता, और दूसरा कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो आवर्तबीजियों में जनन कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन सा, अलैंगिक और लैंगिक जनन। फिर अलैंगिक जनन में भी दो प्रकार, कौन कौन से, अनिषेक बीजता और कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो पहली हेडिंग लगाएंगे अपन अनिषेक बीजता। अलैंगिक जनन का पहला प्रकार या अलैंगिक जनन की पहली विधि कौन सी, अनिषेक बीजता। हेडिंग लगाइए अनिषेक बीजता। इंग्लिश में कहते हैं एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी हम सब जानते हैं कि बायोलॉजी के अंदर ज्यादातर वर्डिंग जो है वो आई है ग्रीक से, और ग्रीक में क्या होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं वो तो एगेमोस्पर्मी तीन वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है ए, दूसरा होता है तीसरा होता है स्पर्मा। तीन वर्ड से मिलकर बना होता है ए, गैमस और स्पर्मा। ए का मतलब होता है एब्सेंट, एब्सेंट। ए का मतलब होता है एब्सेंट, एब्सेंट या बिना। माइनस एंटी जहां कहीं पे भी मैं लिखूंगा उसका मतलब होता है अनुपस्थित, एब्सेंट। प्लस एंटी जहां लिखूंगा उसका मतलब है उपस्थित या प्रेजेंट। गेमस, गेमस का मतलब होता है निषेचन। गेमस का मतलब क्या हुआ, निषेचन। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड या बीज। इंग्लिश की टर्म जो है इसकी एगेमोस्पर्मी, उससे हमारे को याद रहेगा तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है ए, दूसरा गेमस, तीसरा स्पर्मा। ए का मतलब होता है एब्सेंट, एब्सेंट या बिना, अनुपस्थित। दूसरा गेमस का मतलब होता है निषेचन, और तीसरा स्पर्मा का मतलब होता है बीज। स्पर्मा का मतलब हो गया बीज। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ इसके वर्ड भी शब्दार्थ से हमारे को निकल के क्या है, इसकी परिभाषा निकल कर आई कि बिना निषेचन के बीज का निर्माण, बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना, उसको अपन क्या कहेंगे, अनिषेक बीजता। किसी पादप में बीज का निर्माण जो है वो बिना निषेचन के हो रहा है। हो सकता है वहां पर युग्मक बन रहे हो, लेकिन युग्मक बनने के पश्चात भी युग्मकों का क्या नहीं होगा, संलयन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। और जब युग्मकों का निषेचन या संलयन अनुपस्थित होता है तो जनन कौन सा हो जाता है, अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार क्या है, अनिषेक बीजता। तो यहाँ से परिभाषा निकल कर आती है, पहली परिभाषा जो निकल कर आती है वो निकल कर आती है कि बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना, बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना, उसे क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता। दूसरी परिभाषा आप इसकी ये भी दे सकते हो कि
पादपों में संतति का निर्माण, पादपों में संतति का निर्माण ऐसे बीजों से हो जिन बीजों का निर्माण किससे हुआ है, निषेचन के बिना हुआ है। तो दो परिभाषा है, दोनों में से जो आपको ज्यादा सरल लगती है, ज्यादा उचित लगती है, दोनों में से कोई सी भी आप याद रख सकते हैं। पहली तो ये कि पादपों में बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना, उसको हम क्या कह रहे हैं, अनिषेक बीजता। या इसी को अपन दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं परिभाषा को, तब अपन क्या कह रहे हैं, क्या कह दे रहे हैं इसके लिए, हम कह दे रहे हैं कि पादपों में संतति का निर्माण, जनन किसके लिए करवा रहे हैं, संतति के निर्माण के लिए। तो पादपों में संतति का जो निर्माण है वो ऐसे बीजों की सहायता से हो रहा है जो बीज बिना निषेचन के बने हैं, और बिना निषेचन के बीज बन रहे हैं तब उसको क्या कहा आपने, अनिषेक बीज था। तो पादपों में अलैंगिक जनन का पहला प्रकार अनिषेक बीज था, कंप्लीट अनिषेक बीज था। एग्रेगोस्पर्मिक, तीन शब्दों से मिलकर बना, ए गैमस और स्पर्मा। ए का मतलब हो गया अनुपस्थित, गैमस का मतलब हो गया निषेचन, स्पर्मा का मतलब हो गया बीज। और परिभाषा क्या बन गई कि बिना निषेचन के बीजों का निर्माण या संतति का निर्माण ऐसे बीजों से होना जो बिना निषेचन के बने हैं, तब जनन को अपन क्या कहेंगे, अनिषेक बीजता। जनन को अपन क्या कहेंगे, अनिषेक बीजता। याद रख लेना, आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है ये परिभाषा, कई बार वो सीधा पूछ सकता है अनिषेक बीजता, एक नंबर की परिभाषा आपको बोर्ड के पेपर में पूछ सकता है। तो अलैंगिक जनन का पहला प्रकार अनिषेक बीजता, कंप्लीट। दूसरा कौन सा था, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसी को अपन बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या बोल देते हैं, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है। अब कायिक और जननिक, इसमें डिफरेंस समझो। हम शुरू से ये जानते हैं कि किसी भी जीव में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है कायिक कोशिकाएं और दूसरा होता है जननिक कोशिकाएं। कायिक कोशिकाएं वे जो शरीर के कायिक भागों का निर्माण करती है, और जननिक कोशिकाएं वे जो शरीर के जननिक भागों का निर्माण करती है। अब आप पूछ सकते हो कि सर कायिक भाग कौन से और जननिक भाग कौन से। तो जननिक भाग वे भाग होते हैं जहां पर युग्मकों का निर्माण होता है या युग्मक निर्माण में किसी भी तरह की सहायता की जाती है, उन भागों को अपन क्या कहते हैं, जननिक भाग कहते हैं। उन भागों को अपन क्या कहते हैं, जननिक भाग कहते हैं। शेष जितने बचे हुए भाग हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, कायिक भाग कहलाएंगे। तो अब कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, कायिक और जननिक समझ ले। कायिक कौन से, जितने भी बचे हुए भाग हैं वो सारे कायिक। केवल जननिक भाग कौन से होंगे, जहां पर युग्मकों का निर्माण हो रहा है। युग्मक निर्माण हो रहा है वो कौन से हो गए, लैंगिक भाग। बाकी सारे कौन से हो गए, कायिक भाग हो गए। तो यहां पर युग्मकों का निर्माण जहां पर हो रहा है वो कौन से, जननिक। जहां पर उसके अलावा बाकी जितने भाग बचे वो कौन से, कायिक। ठीक है। तो अब कायिक जनन क्या होगा, कायिक भागों द्वारा होने वाला जनन जो होगा उसे क्या कहते हैं, कायिक जनन। कायिक भागों द्वारा होने वाला जनन क्या कहलाएगा, कायिक जनन कहलाएगा। कायिक भागों में कोई सा भी कायिक भाग आप ले सकते हो। तो परिभाषा अपन क्या देंगे इसकी, परिभाषा जब अपन देंगे कायिक जनन की, तब हम ये कह देंगे कि पादप के कायिक भागों द्वारा होने वाला संतति निर्माण कायिक जनन कहलाता है। पादप के कायिक भाग द्वारा होने वाला संतति निर्माण क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। क्यों, क्योंकि जनन के लिए हमने क्या कहा था, संतति निर्माण क्या कहलाता है, जनन, और कायिक भाग से हो रहा है तो क्या हो गया, कायिक जनन। इसी कायिक जनन को अपन बोल देते हैं कायिक प्रवर्धन भी बोल देते हैं। ठीक है। तो अब अपन इसमें क्या करेंगे कि किसी भी पादप का कोई कायिक भाग काम में लेंगे। जिस पादप का अपन जनन करवा रहे हैं, जिस पादप की संतति अपन उत्पन्न कर रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं, पादप के कायिक भाग से। पादप का कायिक भाग, ये पादप का कायिक भाग क्या करेगा, संतति उत्पन्न करवाएगा। तो
पादप का वह कायिक भाग जो जनन के लिए काम में लिया जाता है, संतति निर्माण के लिए काम में लिया जाता है, उसको अपन कहते हैं प्रवर्ध। क्या कहते हैं? प्रवर्ध। तो परिभाषा क्या दोगे? पहले तो कायिक जनन की परिभाषा क्या दोगे कि पादप के कायिक भागों द्वारा होने वाला संतति निर्माण क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। दूसरा, कायिक जनन में भाग लेने वाला पादप का कायिक भाग, उसे क्या कहते हैं? प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोपेग्यूल। पादप का कायिक भाग जो कायिक जनन में भाग लेता है उसे प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। अब प्रवर्ध के रूप में आप पादप का कौन सा भाग काम में ले सकते हो? जननिक भाग को छोड़कर कोई भी। और जननिक भाग इसमें क्या हुआ? जनन से कौन सा भाग बनता है? बीज। तो नोट डाल के स्टार लगा के लिख लेना कि पादप में कायिक प्रवर्ध के रूप में या प्रोपेग्यूल के रूप में बीज को छोड़कर कोई भी भाग काम में लिया जा सकता है। बीज को छोड़कर पादप का कोई भी भाग कायिक प्रवर्ध के रूप में काम में लिया जा सकता है, कायिक जनन के लिए काम में लिया जा सकता है। बीज को काम में क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बीज जो होगा वो किससे बना है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया से। अरे पुंकेसर और बीजांड जब मिले तभी तो क्या बना? बीज। पुंकेसर क्या था? नर युग्मक, बीजांड क्या था? मादा युग्मक। तो नर और मादा युग्मक के संलयन से क्या बना है? बीज। इसलिए बीज क्या हो गया? जननिक भाग हो गया। इसके अलावा किसी भी भाग, आप पत्ती ले लो, जड़ ले लो, तना ले लो, उसका शाखा ले लो, कोई भी भाग आप ले सकते हो। वो सारे भाग क्या है? कायिक भाग है, उनको जिनको अपन क्या कहते हैं? प्रवर्ध कहते हैं। इसके द्वारा होने वाला जनन क्या कहलाएगा? कायिक जनन कहलाएगा। अब कायिक जनन के दो प्रकार होते हैं आवर्तबीजी पादपों में। आवर्तबीजी पादपों में कायिक जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। आवर्तबीजी पादपों में कायिक जनन जो होता है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? पहला होता है कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। दूसरा होता है, एक कृत्रिम हो गया तो दूसरा कौन सा होगा? प्राकृतिक। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन आप समझ चुके हो कि कायिक भाग के द्वारा होने वाला जनन क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। उसमें जो पादप का कायिक भाग काम में लिया जाता है उसे अपन प्रवर्ध कहते हैं। अब प्रवर्ध क्या हो सकता है? बीज को छोड़कर कोई भी भाग हो सकता है। अब कायिक जनन जो होता है पादपों का वो दो प्रकार का होता है। पहला कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक जनन। दूसरा होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या प्राकृतिक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक जनन। दूसरा होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या प्राकृतिक कायिक जनन। एक बार दोबारा कायिक जनन पूरा रिकॉल करेंगे। कायिक जनन क्या होगा? पादप के कायिक भाग द्वारा होने वाला जनन, उसको अपन कहेंगे कायिक जनन कहेंगे। उसके अंदर जो पादप का कायिक भाग काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्ध कहते हैं, प्रोपेग्यूल कहते हैं। दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो पहला हम इसके अंदर पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। इंग्लिश में बोले तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दोनों में आप कुछ भी बोल सकते हैं। सब नाम से समझ में आ रहा है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन यानी ऐसा कायिक जनन जो प्राकृतिक परिस्थितियों में होता है, जो अपने आप प्रकृति में स्वतः होता रहता है। तो इसकी परिभाषा जब अपन देंगे तब हम देंगे कि पादप के कायिक भागों द्वारा, पादप के कायिक भागों द्वारा, और उन कायिक भागों को अपन क्या कह देते हैं?
कायिक भागों को क्या कह देते हैं? अरे वे कायिक भाग जो जनन में भाग ले लेते हैं क्या कहलाते हैं? कायिक प्रवर्ध, या सीधा प्रवर्ध भी बोल सकते हो। तो कायिक भागों द्वारा प्राकृतिक परिस्थितियों में स्वतः होने वाला कायिक जनन क्या कहलाता है? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, या प्रवर्ध का प्राकृतिक परिस्थितियों में स्वतः संतति निर्माण, स्वतः संतति निर्माण वो क्या कहलाएगा? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। अब पादपों में कौन कौन से कायिक प्रवर्धन ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक परिस्थितियों में होते हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो पहला होगा इसके अंदर तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के लिए अपन कहते हैं कि पादपों में किस किस तरह के प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होते हैं उसके प्रकार अपन देख लेते हैं। तो आप लिखोगे कि आवर्तबीजी पादपों में होने वाले प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। पहला है मूलों या जड़ों द्वारा होने वाला कायिक प्रवर्धन। मूलों या जड़ों द्वारा होने वाला कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम ये जान चुके हैं कि कायिक प्रवर्धन कौन सा होगा? जिसमें पादप का कोई भी कायिक भाग काम में लेके अपन संतति उत्पन्न करवा रहे हैं, और जिस कायिक भाग को अपन ले रहे हैं उस कायिक भाग को नाम क्या दे पा रहे हैं? अपन प्रवर्ध नाम दे पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? प्रवर्ध के रूप में अपन क्या यूज करेंगे? जड़ का भाग यूज करेंगे, जड़ या मूल का कोई भाग। तो जड़ या मूल के किसी भाग द्वारा, जड़ के या मूल के किसी भाग द्वारा प्राकृतिक परिस्थितियों में स्वतः होने वाला कायिक प्रवर्धन क्या कहलाएगा? मूलों द्वारा होने वाला कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। अब मूलों द्वारा कौन कौन से कायिक प्रवर्धन हो जाते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो मूल दो प्रकार की, पहली मूसला मूल, तो इसके अंदर पहला हो जाएगा मूसला मूलों द्वारा कायिक प्रवर्धन। पहला कौन सा होगा? मूसला मूलों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो मूसला मूलों द्वारा कायिक प्रवर्धन में क्या होगा? मूसला मूल जो होती है उसका कोई भाग क्या करेंगे अपन? कायिक प्रवर्धन के रूप में काम में लेंगे। इसके अंदर अपन केवल इसके उदाहरण देखेंगे। इसके उदाहरण जो होंगे वो होंगे, पहला सीसम, मोस्ट इंपोर्टेंट प्री मेडिकल के लिए भी, नीट के लिए भी और वैसे भी सीसम बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। दलबर्जिया सीसो, सीसम, नीम, चमेली इत्यादि। सीसम, नीम, चमेली इत्यादि। सीसम, नीम, चमेली ये सारे उदाहरण किसके हो गए? मूसला मूलों द्वारा कायिक प्रवर्धन के उदाहरण हो गए। एक और उदाहरण इसके अंदर अपन ले सकते हैं अमरूद। तो मूसला मूलों द्वारा कायिक प्रवर्धन में क्या होगा? इस प्रकार के कायिक जनन में या कायिक प्रवर्धन में क्या होगा? मूसला मूल का कोई भाग होगा या मूसला मूल को क्या करेंगे अपन? कायिक प्रवर्ध के रूप में काम में लेंगे, और उस कायिक प्रवर्ध को रूप में काम में लेके अपन क्या करेंगे? संतति निर्माण कराएंगे। कौन कौन से पादपों में ये करवा देते हैं अपन? सीसम में करवा देते हैं, नीम में करवा देते हैं, चमेली में करवा देते हैं, अमरूद में करवा देते हैं। इन सारे पादपों, सीसम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दलबर्जिया सीसो। दूसरा होगा कंदीय मूलों द्वारा। दूसरा आपका हो गया, बी पार्ट इसका हो गया कंदीय मूलों द्वारा होने वाला कायिक प्रवर्धन। कंदीय मूलों द्वारा होने वाला कायिक प्रवर्धन, तो इसमें क्या करेंगे अपन? कंदीय मूल जो होती हैं उनको क्या करते हैं? कायिक प्रवर्धन के रूप में या कायिक प्रवर्ध के रूप में ले लेते हैं, और कायिक प्रवर्ध के रूप में लेकर क्या करेंगे? संतति का निर्माण करवाते हैं। उदाहरण हो गए इसके, उदाहरण इसके कौन कौन से हो गए थे? शकरकंद वगैरह हो गए थे, इसके हो गए। तो इसके उदाहरण हो गए शकरकंद, शकरकंद मोस्ट इंपोर्टेंट,
स्वीट पोटैटो, शकरकंद, डहेलिया। एक और उदाहरण हो जाता है एस्पेरेगस। तो मूल द्वारा होने वाला कायिक प्रवर्धन, पहला मूसला मूल द्वारा होने वाला कायिक प्रवर्धन, दूसरा कौन सा हो गया कंदीय मूल द्वारा होने वाला कायिक परिवर्तन। और कंदीय मूल द्वारा होने वाले कायिक परिवर्तन के उदाहरण शकरकंद, डहेलिया, एस्पेरेगस। और मूसला मूल द्वारा होने वाला शीशम, नीम, चमेली, अमरूद, ये सारे। शीशम याद रखना और शकरकंद याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाते हैं। तो ये तो था पहला भाग कायिक प्रवर्धन का, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का, जिसमें कायिक प्रवर्धन किससे हो रहा है? मूलों द्वारा कायिक प्रवर्धन हो रहा है, मूल भाग द्वारा कायिक प्रवर्धन हो रहा है। दूसरा जो होता है वो होता है स्तंभ द्वारा। स्तंभ किसको बोलते हैं? तने को, स्टेम। स्तंभ या तने द्वारा होने वाला कायिक प्रवर्धन, स्तंभ द्वारा होने वाला कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे? कायिक प्रवर्धन जो होगा आपका वो कहां से लिया जाएगा? तने का कोई भाग होगा, तने का कोई भाग होगा, तने का कोई भाग अपन लेकर उसको क्या करेंगे? उससे अगर अपन संतति निर्माण करवा रहे हैं, जनन करवा रहे हैं, तब उस तरह के जनन को अपन क्या बोलते हैं? स्तंभ द्वारा होने वाला कायिक प्रवर्धन या स्तंभ द्वारा होने वाला कायिक जनन। इसके लिए प्रवर्ध के रूप में क्या काम में आ जाएगा? क्या काम में आएगा? प्रवर्ध के रूप में, प्रवर्ध के रूप में आ जाएगा तने का कोई भाग काम में आ जाएगा। अब तने का कोई भाग कब काम में आ जाएगा? तने क्या होते हैं? कुछ पादपों के तने जो होते हैं उनमें विशिष्ट प्रकार के रूपांतरण हो जाते हैं, विशिष्ट प्रकार के रूपांतरण हो जाते हैं। और उन विशिष्ट प्रकार के रूपांतरणों के कारण ये क्या कर पाते हैं? अनुकूल परिस्थितियों में जनन करके संतति निर्माण करवा लेते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जो है वो आप खुद देख सकते हैं। घरों के अंदर हमने कई बार देखा होगा कि आलू जब अपन लाकर रखते हैं तो उसमें छोटे छोटे पत्तियां सी निकलने लगती है, वो अंकुरित होने लगता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? आलू की आंख कहते हैं या आलू की आंख कहते हैं। तो वो आलू क्या है? तना है। तो तने के भाग के द्वारा क्या हो रहा है? वहां पर जनन हो रहा है। तो उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण तो इसका यही हो जाता है आलू। आलू किस प्रकार का तना होता है? कंद प्रकार का। किस प्रकार का होता है? कंद प्रकार का। आलू किस प्रकार का तना हो जाता है? कंद प्रकार का तना हो जाता है। और इस कंद प्रकार के तने द्वारा क्या होता है? इसके अंदर जनन होता है। और जनन किसके द्वारा? आंख जिसको बोलते हैं अपन, आलू की आंख जिसको अपन बोलते हैं। अगला अदरक। अदरक भी क्या है? एक तना ही है। और इसके तने का प्रकार क्या होता है? प्रकंद। अदरक के तने का प्रकार क्या होता है? प्रकंद। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन किससे होगा? तने से होगा। और अदरक के तने को अपन क्या बोल देते हैं? प्रकंद बोल देते हैं। तो अदरक। अगला लहसुन। अगला कौन सा हो गया? लहसुन। लहसुन के अंदर भी क्या होगा? तने के द्वारा होगा। और लहसुन के तने का प्रकार कौन सा होता है? सल्ककंद। लहसुन का कौन सा होगा? सल्ककंद। तो पहला आलू, दूसरा अदरक, तीसरा लहसुन। आलू में कौन सा हो गया? कंद हो गया। अदरक में कौन सा हो गया? प्रकंद हो गया। लहसुन में कौन सा हो गया? सल्ककंद हो गया। अरबी। अगला उदाहरण अरबी। अरबी में भी कायिक प्रवर्धन किससे होगा? तने द्वारा होगा। और अरबी का तने किस प्रकार का होता है? घनकंद प्रकार। ये सारे तनों के प्रकार आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। मॉर्फोलॉजी जब आप पढ़ रहे थे तब वहां पर तना जब पढ़ रहे थे वहां पे पढ़े भी थे। और तने के रूपांतरण में ये सारी चीजें पढ़ी भी थी आपने। तो आलू, अदरक, लहसुन, अरबी, कंद, प्रकंद, सल्कंद, घनकंद। उसके बाद में घास। घास एक होता है पुदीना, एक होता है स्ट्रॉबेरी आपका। घास, पुदीना और स्ट्रॉबेरी आपका हो जाता है। घास में ग्रीबूस्टाई, आपने पढ़े भी हैं कक्षा 11 के अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने पढ़े होंगे। ऊपरी भूस्तारी। पुदीने में कौन सा होता है? अंतःभूस्तारी। पुदीने में कौन सा होता है? अंतःभूस्तारी। और
स्ट्रॉबेरी में कौन सा होता है? बूस्तारी। स्ट्रॉबेरी में कौन सा होता है? बूस्तारी। तो ये हो गए स्तंभ द्वारा होने वाले कायिक प्रवर्धन के उदाहरण, जिसके अंदर पहला हो गया आलू। आलू में तने का प्रकार कौन सा होता है? कंद। दूसरा हो गया अदरक। अदरक में कौन सा होता है? प्रकंद। अगला तीसरा लहसुन। लहसुन में कौन सा होता है? सल्ककंद। चौथा अरबी। अरबी में कौन सा होता है? घनकंद। अगला घास। घास में कौन सा होता है? ऊपरी बूस्तारी। अगला पुदीना। पुदीने में कौन सा होता है? अंतर बूस्तारी। और अगला हो गया आपका स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में तने का प्रकार कौन सा होता है? बूस्तारी। तो ये सारे हो गए स्तंभ द्वारा या तने द्वारा होने वाले कायिक प्रवर्धन। इसके अंदर हम कायिक प्रवर्धन के रूप में क्या काम में लेंगे? तने का कोई भाग काम में लेंगे। तो ये हो गए दो प्रकार प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के, जिसमें पहला आपने पढ़ा मूल द्वारा, उसमें हम कायिक प्रवर्धन के रूप में क्या काम में लेंगे? मूल का कोई भाग काम में लेंगे। दूसरा स्तंभ द्वारा, उसके अंदर क्या काम में लेंगे? स्तंभ का कोई भाग काम में लेंगे। तीसरा होता है इसके अंदर पर्णों, पत्तियों द्वारा होने वाला कायिक प्रवर्धन। पत्तियों द्वारा होने वाला कायिक प्रवर्धन। इसमें क्या होता है कि पत्ती जो होती है उसको अपन कायिक प्रवर्धन के रूप में काम में लेते हैं, और वो पत्ती जो होती है वो क्या करती है? कायिक प्रवर्धन के रूप में काम में आ जाती है और कायिक प्रवर्धन द्वारा नई संतति बना लेती है। कैसे बना लेती है? पत्तियां जो होती है उन पर पाई जाती है अपस्थानिक कलिकाएं। वेजिटेटिव बर्ड्स, अपस्थानिक पत्तियां जो होती है उन पर क्या पाई जाती हैं? अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। इन अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा, पत्तियों पर पाई जाने वाली अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा क्या होता है? संतति का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कायिक प्रवर्धन क्या हो गया आपका? पत्ती हो गई। इसका उदाहरण, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा। एग्जाम्पल इसके हो गए ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा। इस पत्थर चट्टे में क्या होता है? पत्तियों के किनारे जो होते हैं, मान लो ये मान लेते हैं अपन एक पत्थर चट्टे की पत्ती मान लेते हैं। तो इस पत्थर चट्टे की पत्ती जो होती है इसके किनारों से, इसकी किनारों से क्या निकलती है? जड़ें निकलती हैं, और उसके कारण क्या होता है? नए पादप का निर्माण होता है। तो पत्थर चट्टा पहला उदाहरण ब्रायोफिलम। पत्थर चट्टा के साथ आप लिखोगे कि इसके अंदर जनन कहां से होता है? या अपस्थानिक कलिकाएं कहां पर होंगी? पत्तियों के किनारों पर होंगी। कहां पर होंगी? पत्तियों के किनारों पर होंगी। किसमें? पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम। अगला उदाहरण बिगोनिया। अगला उदाहरण हो गया बिगोनिया। पहला ब्रायोफिलम, दूसरा बिगोनिया। बिगोनिया जो होता है इसमें क्या होता है? पर्णवरंत से, या तो कहां से निकलेंगे? पर्णवरंत से, या पत्ती की जो शिराएं होती हैं उनकी सतह से क्या निकलते हैं? नए पादप बनते हैं। तो यहाँ पर दो उदाहरण पत्तियों द्वारा होने वाले कायिक प्रवर्धन के। पहला ब्रायोफिलम, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा जो होता है इसमें क्या होता है? पत्तियों के किनारों से क्या निकलते हैं? जड़ें निकलती हैं, जिससे नए पादप का निर्माण होता है। दूसरा बिगोनिया। बिगोनिया में कहां से निकलती हैं जड़ें? या तो पर्णवरंत से, या कहां से निकलेंगी? पत्ती की जो शिराएं होती है वहां से, पत्ती की शिराओं की सतहों से निकलती है। ठीक है, क्लियर? अगला है जननांगों द्वारा होने वाला कायिक प्रवर्धन। जननांगों द्वारा होने वाला कायिक प्रवर्धन। अब आप लोग ये कह सकते हो कि सर जननांग जो होंगे वो तो जननिक भाग हो गए। जननांग जननिक भाग नहीं हुए। जननिक भाग पादप में केवल होता है बीज। क्यों? क्योंकि उसका निर्माण किससे हो रहा है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया से हो रहा है। किससे हो रहा है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया से हो रहा है। जननांग जो होते हैं उनकी कोशिकाएं जो होती हैं
उनकी कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनाती हैं, युग्मक बनाती हैं। फिर उन युग्मकों का क्या होता है, संलय, एक नर से नर युग्मक आएगा, मादा से मादा युग्मक आएगा, दोनों का आपस में क्या होगा, संलय। उस संलयन से जो बनेगा वो बनेगा बीज, और वो बीज जो होता है वो क्या होता है, जननिक भाग होता है। और हमने क्या कहा था कि जननिक भाग के अलावा कोई भी कायिक भाग अपन ले सकते हैं। तो जननांग खुद तो क्या हो गए, एक कायिक भाग हो गए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो किसी पादप के जननांग द्वारा अगर कायिक प्रवर्धन हो रहा है, जननांग द्वारा कायिक प्रवर्धन हो रहा है, तब अपन क्या कहेंगे कि इसका कायिक प्रवर्धन कैसा है, या इसमें कायिक प्रवर्धन के रूप में क्या काम में ले रहे हैं अपन, जननांगों के भाग काम में ले रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है, पुष्प कलिकाएं जो होती हैं, कुछ पादपों में क्या होता है, पादपों में क्या निकलेंगी, पुष्प कलिकाएं, पुष्प कलिकाओं से क्या मिलेंगे, पुष्प। तो कुछ पादपों में क्या होता है कि पुष्प कलिकाओं के स्थान पर, पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्र कलिकाएं या पत्र प्रकलिकाएं निकलाती हैं। कुछ पादपों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर, कुछ पादपों में क्या होता है, पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं निकलाती हैं। और ये पत्र प्रकलिकाएं क्या होती हैं, ये पत्र प्रकलिकाएं क्या करती हैं, पादप से अलग हो जाती हैं। तो कुछ पादपों में, पूरा लिखते हैं हम, कुछ पादपों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर, पुष्प कलिकाओं के स्थान पर, पुष्प कलिकाओं के स्थान पर क्या बन जाती है, पत्र प्रकलिकाएं बन जाती हैं। और ये पत्र प्रकलिकाएं क्या करती हैं, पादप से अलग हो जाती हैं, पादप से अलग होकर, पादप से अलग होती हैं। और पादप से अलग होकर क्या करती है, पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण कर लेती है। पादप से अलग होकर क्या करती है, नए पादप का निर्माण। और नए पादप क्या हो गया, इस पादप की क्या हो गया, संतति हो गया, तो क्या करेंगी, नए पादप का निर्माण, नए पादप का निर्माण। तो कुछ पादपों में क्या होगा, पुष्प कलिकाएं जो होंगी उनके स्थान पर क्या होगी, पत्र प्रकलिकाएं निकलेंगी। और ये पत्र प्रकलिकाएं क्या करेंगी, पादप से अलग हो जाती हैं और अलग होकर एक नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। इस प्रकार इनमें पुष्प कलिकाएं क्या होती, जननिक भाग, पुष्प कलिकाएं क्या होंगी, जननांग होगी। और पुष्प कलिकाएं से क्या बनेंगे, पुष्प बनेंगे। और पुष्प में तो क्या होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग संरक्षित रहते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो पुष्प कलिकाएं क्या हो गई, इसकी जननांग हो गई। इन जननांगों के स्थान पर क्या बन जाती है, पत्र प्रकलिकाएं बन जाती हैं। और ये पत्र प्रकलिकाएं क्या करती हैं, टूटकर पादप से अलग हो जाती हैं और अलग होकर क्या कर लेती हैं, नए पादप या संतति पादप का निर्माण कर लेती हैं। इस प्रकार का जनन जो हुआ वो किसके द्वारा हो गया, इस प्रकार द्वारा होने वाला कायिक जनन किसके द्वारा हुआ, जननांगों द्वारा। तो यहाँ पर कायिक प्रवर्त के रूप में कौन सा भाग काम में आ गया, जननांग काम में आ गए। जननांग क्या थे, पुष्प कलिकाएं। उदाहरण इसके अपन देखते हैं। अगेव रामबास भी इसको बोलते हैं। अगेव जो होता है, रामबास जो होता है, उसके अंदर क्या होता है, जनन किसके द्वारा होगा, जननांगों द्वारा होगा। यानी इसकी पुष्प कलिकाएं जो होंगी वो किसमें परिवर्तित होंगी, पत्र प्रकलिकाओं में। दूसरा रतालु, पहला उदाहरण हो गया इसका अगेव या रामबास। दूसरा उदाहरण जो होगा वो इसका क्या हो गया, रतालु, जिसको बोलते हैं डायोस्कोरा। डायोस्कोरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायोस्कोरा। अगला ओक्जेलिस, एक और उदाहरण इसका, पहला हो गया अगेव, दूसरा हो गया रतालु, तीसरा हो गया ओक्जेलिस। तीन उदाहरण किसके हो गए, जननांगों द्वारा होने वाले कायिक प्रवर्तन के।
तो ये थे पादपों में होने वाली प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के लिए हमने क्या कहा कि पादप के कायिक भागों द्वारा या कायिक प्रवर्धन द्वारा प्राकृतिक परिस्थितियों में स्वतः होने वाला जनन, स्वतः होने वाला संतति निर्माण, उसे अपन क्या कहेंगे, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहेंगे। उसमें अपन ने 4 प्रकार के पढ़े। पहला मूलों द्वारा, जिसमें कायिक प्रवर्धन के रूप में अपन मूल का कोई भाग काम में लेंगे। दूसरा अपन ने पढ़ा स्तंभों द्वारा या तनों द्वारा होने वाला। तीसरा स्तंभों द्वारा जो होगा दूसरा, उसके अंदर क्या काम में लेंगे, कायिक प्रवर्धन के रूप में तना या तने का कोई भाग काम में ले लेंगे। अगला पत्तियों द्वारा या पर्णों द्वारा होने वाला, पर्णों द्वारा जो जनन होगा, कायिक प्रवर्धन जो होगा, उसमें क्या काम में लेंगे, पत्ती का कोई भाग काम में लेंगे। अगला चौथा और लास्ट इसका जो था वो था जननांग द्वारा होने वाला। तो जननांग क्या होते हैं, इस जननांग द्वारा होने वाले जनन में क्या होता है, पुष्प कलिका जो बनती है, जिससे आगे जाके क्या बनता है, पुष्प बनता है, और पुष्प में क्या होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग स्थित रहते हैं या संरक्षित रहते हैं। तो वो पुष्प कलिका जो होगी वो पत्र परिकलिका में रूपांतरित हो जाती है या बदल जाती है, उसके जगह पर पत्र परिकलिका आ जाती है, और वो पत्र परिकलिका अलग होकर नए पादप का निर्माण कर देती है। इसके 3 उदाहरण हमने देखे, अगेव, रतालो और ऑक्जेलिस। तो ये हुआ आपका पादपों में होने वाला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कंप्लीट। अब कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन का दूसरा भाग, 2 भाग हम कर थे वहां पर। दूसरा भाग जो होता है वो होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगला हो गया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पहला कौन सा था, नेचुरल प्राकृतिक, दूसरा कौन सा हो गया, कृत्रिम। तो प्राकृतिक में हमने ये कहा था कि पादप का कोई भी कायिक भाग प्राकृतिक परिस्थितियों में स्वतः यानी अपने आप काम में आए कायिक प्रवर्धन के रूप में और क्या कर ले, जनन द्वारा नई संतति बना ले, तब हमने उसको क्या कहा था, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहा था। अगला उसका है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, मानव द्वारा होने वाला या मानव द्वारा करवाया जाने वाला कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। मानव द्वारा करवाया जाने वाला कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। इस प्रकार के जनन में क्या होगा, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में या कृत्रिम कायिक जनन में क्या होगा, मानव जो होगा वो पादप का कोई भी प्रवर्ध काम लेकर उसको क्या करवाएगा, उससे जनन करवाएगा और जनन द्वारा नई संतति का निर्माण करवाएगा, तब उसे क्या कहेंगे अपन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इस तरह का कायिक प्रवर्धन जो होता है वो करवाया जाता है औद्योगिक लाभ की दृष्टि से या आर्थिक लाभ की दृष्टि से, आर्थिक लाभ के लिए इसलिए करवाया जाता है, आर्थिक लाभ के लिए। यानी अच्छे किस्म के जो पादप होते हैं उनका कायिक भाग, अरे कोई पादप है अगर अच्छा है, उसकी किस्म अच्छी है, उसके फल अच्छे आ रहे हैं, उसका उत्पादन ज्यादा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, तो हम क्या करवाएंगे, अगर उसका लैंगिक जनन करवाएंगे तो हो सकता है उसके अंदर कुछ आनुवांशिक विभिन्नताएं आ जाए, उन आनुवांशिक विभिन्नताओं के कारण उसके अच्छे गुण जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करवाऊंगा, कायिक जनन करवाऊंगा, अलैंगिक जनन करवाऊंगा। जब भी अलैंगिक जनन करवाएंगे तब हमें पता है कि वो शारीरिक और आकारिकी और आकारिकी रूप से और आनुवांशिक रूप से अपने क्या जनक के क्या होगा, समान, इसीलिए तो हमने उसको क्या कहा था, क्लोन। तो जब वो आकारिकी और आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होगा तो कैसा रहेगा, उसके जो गुण थे, उच्च उत्पादन पर उच्च प्रतिरोधकता, जो भी उसके अच्छे गुण थे वो क्या रहेंगे, संतति में संरक्षित रहेंगे। तो इस तरह का जनन मैं क्यों करवाऊंगा, अगर मेरे को आर्थिक लाभ मिल रहा है तो उसके लिए मैं क्या करवाऊंगा, इस प्रकार का जनन करवाऊंगा। किस लिए करवाऊंगा, आर्थिक लाभ के लिए मैं करवाऊंगा। या इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि व्यवसायिक प्रयोग के लिए करवाया जाता है।
तो ये था कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किस प्रकार का होता है, क्या क्या इसकी विधियां होती हैं, वो हम सब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, सॉरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो अपना आएगा उसके अंदर अपन इसके प्रकार पढ़ेंगे, इस किस किस विधियों द्वारा ये होता है वो प्रकार या उसकी विधियां पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को अच्छे से देखना, इसके जो नोट्स हैं वो प्रॉपर बनाते रहना, अच्छे से समझते रहना और अपनी तैयारी को अभी से अच्छी तरीके से चालू रखना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।